अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं इस नावल के एपिसोड नंबर 2 की तरफ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अगर ये नावल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दादी, मैं सिर्फ राहिया से शादी करूंगा, याद रखिएगा, निहायत बदतमीजी से कहता वो। सब कुछ चुप करवा गया था। मैं अपनी बेटी की शादी किसी तौर पर उस घर में नहीं करूंगा अम्मी जान। आबिद साहब भी गुस्से में आ गए थे जवार की बात सुनकर। चाचू, मसला क्या है? लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, खुश रहेगी इरसा वहाँ। अब कि वो नरमी से बोला था, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी इकलौती बेटी को दांव पर नहीं लगाऊंगा। उनका बस नहीं चल रहा था कि जवार को एक थप्पड़ रसीद कर दे। दादी, मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको अपना फैसला बता रहा हूँ, गुस्से से कहता वो बाहर निकल गया था। खूब बहस हुई लेकिन आबिद साहब अपनी बात से पीछे नहीं हटे थे। जवार ने अपने हाथ की रग काट ली थी और हॉस्पिटल में था और उसकी हालत देखकर दादी पिघल गई थी। अपनी जान की कसम देकर उन्होंने आबिद साहब को मना लिया था। इरसा तो बात सुनकर हत्थे से ही उखड़ गई थी। क्या मेरी यही अहमियत है इमाम उमैमा के पोते के लिए मुझे कुर्बान किया जा रहा है? उमैमा उसी बंद कमरे में बैठी देखकर उसकी दिलजोई करने आई थी। देखो इरसा, तुम हमेशा से जानती हो कि इस घर में बेटी से ज्यादा बेटे की अहमियत दी गई है, तो ये तवक्का छोड़ दो और तुम्हारी बात मानी जाएगी। उमैमा उसे सच ही कह रही थी। उमैमा, मेरी जिंदगी मजाक बनकर रह जाएगी अगर जवार की तरफ से इस लड़की को कोई तकलीफ पहुंची तो। वो रो दी थी। उमैमा उसे बेबसी से देखती रह गई थी। वो कम ही संजीदा होती थी और आज उसका रोना उमैमा को भी संजीदा कर गया था। अच्छे की उम्मीद रखो तुम इरसा, फिर देखना सब अच्छा ही होगा। उसे गुस्से लगाए थपकते हुए उमैमा उसे अच्छा सोचने की तलकीन कर रही थी। पापा को परेशान देखकर उसने चुप साध ली थी। उसकी रजामंदी किसी ने मांगी ही नहीं थी। बात पक्की हो गई थी तो एक दिन जवार के नाम की अंगूठी वो लोग राया को पहना आए थे, जिसमें इरसा ने शिरकत नहीं की थी। अपने होने वाले शौहर को उसने देखा तक नहीं था और ना ही ऐसी कोई फीलिंग्स उसके दिल में थी। फिर दूसरे दिन फौजिया बेगम, दाऊद साहब और राया आए थे। फौजिया बेगम ने उसे अंगूठी पहनाई थी जिसे वो काफ़ी देर तक देखती रही थी। फौजिया बेगम ने उससे थोड़ी बहुत बातें की थी जिसका उसने संजीदगी से जवाब दिया था। राया ने भी उससे कुछ यहाँ वहाँ की बातें की थी। फौजिया बेगम को वो अच्छी लगी थी तो घर आकर उन्होंने रेयान के सामने इरसा के मुतल्लिक बातें की थी जिसे वो बेदिली से सुनने पर मजबूर था। जानते हैं भाई, वो आपसे 6 साल छोटी है। राया के बताने पर वो फौजिया बेगम को देखने लगा, मतलब 24 साल की। बिल आखिर फौजिया बेगम ने कह ही दिया, मम्मा, एज डिफरेंस भी कोई चीज़ होती है। एटलीस्ट आप और पापा इस चीज़ का तो ख्याल करते। वो खूफत ज़दा हुआ था। लड़का लड़की से मैच्योर ही होना चाहिए रेयान, और तुम कौन सा इरसा से 10-15 साल बड़े हो, जस्ट 6 साल। फौजिया बेगम ने उसको ऑब्जेक्शन को खातिर में लाए बगैर लापरवाही जाहिर की थी। ग्रेट। पास पड़े कुशन को जमीन पर फेंकते वो गुस्से से कमरे की तरफ बढ़ गया था। रैयान सिर्फ एक बार ही इरसा की फैमिली से मिल सका था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी मिलने मिलाने में। जवार से भी उसका बर्ताव लिया दिया ही रहा था। तुम्हारा भाई तो बड़ा मगरूर है राया, एक दिन उसने कह ही दिया था, जिस पर राया को शर्मिंदगी से वजाहत करनी पड़ी थी। जवार, रैयान भाई काफ़ी कम गो है, मगरूर नहीं है वो, मगर मैं भी कम ही बात करते हैं। लेकिन फिर भी राया, अब हमारा रिश्ता बदला है तो एटलीस्ट बंदा हाल चाल ही पूछ ले। वो अब भी बहस के मूड में था। कमौन जवार, तुम्हें सिर्फ मुझसे लेना देना होना चाहिए और किसी से नहीं। वो बात ही पलट गई थी कि कहीं जवार को कोई
बात बुरी न लग जाए, उसकी और जवार की मुलाकात यूनिवर्सिटी ट्रिप पर हुई थी। दोनों की यूनिवर्सिटीज अलग थी तो मिलना मिलाना बाहर होता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो जवार ने रिश्ता भेजा था जिस पर दाऊद साहब बरहम हुए थे राहिया पर, क्योंकि उनका एक नाम था शहर में और एक ऐसी लड़की को पसंद कर बैठी थी जिसकी जॉब भी ऐसी थी कि वो राहिया को पुरआसाइश जिंदगी नहीं दे सकता था। ऐसा नहीं था कि जवार मिडिल क्लास था, उनकी फैमिली खुशहाल थी माली हालत से भी, लेकिन स्टेटस का फर्क दाऊद साहब के लिए मायने रखता था। शादी की डेट फिक्स हो गई थी। रैया ने पहले राहिया की जिम्मेदारी से फरागत के बाद शादी पर जोर दिया था। इरसा ने शादी में शिरकत नहीं की थी। फौजिया बेगम खुद उसे कहकर गई थी कि हम में ऐसा कुछ नहीं होता कि शादी से पहले लड़का लड़की पर्दा करे, लेकिन वो नहीं गई थी। वो कब से एक ही जाविये में बैठे अपनी आने वाली जिंदगी को सोच रही थी। चाहते हुए भी उसका दिल मुतमईन नहीं हो पाया था। वो सिर्फ रैयान का नाम जानती थी, उसके बारे में कुछ नहीं। एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। कहाँ वो दूसरी की शादी में चहकने वाली, अब हाल ऐसा था कि बोलती भी कम थी। रेड लहंगे में हैवी ज्वेलरी पहने नफासत से की गई मेकअप में वो हसीन तरीन लग रही थी। उमेमा कितनी ही बार तारीफ कर चुकी थी, लेकिन वो ऐसी ही बैठी रही। इरसा थोड़ा सा मुस्कुरा लो, उसके पास बैठी उमेमा उसे छेड़ा था। क्या आप वही रैयान भाई के सामने मुस्कुराने की कसम खाई है? उसकी खामोशी पर उमेमा ने फिर लब कुशाई की। प्लीज उमेमा, मेरे सर में दर्द है, मुझे तंग मत करो। उकताई हुई थी वो उससे, वो इस तैयारी से। क्या रैयान भाई को भी यही कहोगी? शरारत से आंख मारती उमेमा ने उसे ब्लश कर दिया था। अपनी टर्टर बंद करो उमेमा, और अपना वो अपना सैंडल तुम्हारे सर पर दे मारूंगी, चिढ़कर कहते वो ऐसा कर गुजरने की हद तक संजीदा थी। कमोन इरसा, मूड ठीक करो अपना। अच्छा शौहर मिला है तुम्हें, लेकिन तुम नाशुक्री। उमेमा की बोलती बंद होने वाली नहीं थी तो वो उठकर जाने लगी थी, लेकिन लहंगे में हील फंसने की वजह से वो जमीन बोस हुई थी। उमेमा जल्दी से उसे उठाती बड़ी थी, लेकिन उसके पैर से दर्द की टीसें उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से उमेमा ने उसे सहारा देकर उठाया था। पैर में दर्द शुरू हो चुका था, ऊपर से हील। उमेमा ने बाम लगाकर उसे आराम की ताकीद की थी। वो ठीक से चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर का दर्द उसे किसी तौर पर करार नहीं लेने दे रहा था। स्टेज पर भी वो बार बार पैर यहाँ से वहाँ कर रही थी। रैयान ने हैरत से उसकी हरकत को देखा था। राया को उमेमा ने बता दिया था कि उसके पैर में तकलीफ है तो उसे जल्द से जल्द कमरे में ले जाए। एक दो रसूमात के बाद ही फौजिया बेगम ने उसे कमरे में भेज दिया था। कमरे में क्या अक्कर उसने उसने देखा तो थोड़ी सी सूजन थी। दर्द से उसकी हालत बुरी थी। राहिया उसे पेन किलर देकर बाहर जा चुकी थी। वो सब फरामोश किए अभी दुल्हन है अपने पैर पर बच्चों की तरह फूंक मार रही थी, क्योंकि हील की वजह से उसके पैर में जख्म भी पड़ गया था। रेहान कमरे में दाखिल हुआ तो मंजर जो उसकी आंखों के सामने था उसे वहीं झटकने पर मजबूर कर गया। अपने आप को नॉर्मल करता वो आगे बढ़ा था। सलाम करके वो बिना उसके पास बैठे अपनी वास्केट उतारने लगा था। इरसा उसकी मौजूदगी पर ठीक से बैठ गई थी, लेकिन उसे देखने की हिम्मत वो नहीं कर सकती थी। सलाम का जवाब भी उसने इतनी मध्यम आवाज में दिया था कि रेयान सुन नहीं सका था। वास्केट उतारकर वो उसके पास ही बैठ गया था। शायद मैंने सलाम किया था, संजीदगी से कहते वो उसके चेहरे की तासरात मुलाहिजा कर रहा था। वालेकुम सलाम, अब कि उसने थोड़ी ऊंची आवाज में जवाब दिया था। साइड बॉक्स से सोने के कंगन का बॉक्स निकालकर रैयान ने उसके आगे किया था, जिस पर वो नजरें उठाकर रैयान को दिखने पर मजबूर हो गई थी, जो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। इरसा की कब से खामोश दिल में हलचल मची थी। रैयान के कुछ न बोलने पर
मजबूरन उसे वो बॉक्स थामना पड़ा था। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हुए थे। कुछ कहना है तुमने? इर्सा की लबों की जंबिश पर वो इस्तफसार कर रहा था। ये कंगन। वो खामोश हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। ये कंगन क्या? रेहान की पेशानी पर सिलवटी पड़ी थी। ये कंगन आपको खुद पहनाने चाहिए थे, जल्दी से कहकर वो दूसरी तरफ देखने लगी थी। इर्सा के जुमले पर एक तमस्खुर भरी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई थी। अच्छा। वो साफ तंज कर रहा था। इरसा ने गौर से उसके चेहरे को देखा था। ये शादी सिर्फ मैंने पापा की बात मानकर की है, ना कि तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर। तो तुम्हारे ऐसे चोंचलों की उम्मीद मुझसे ना रखो तुम। ठंडे लहजे में कहता वो उठकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया था और इरसा उसकी पुश्त को तकती रह गई थी। ना इरसा का मूड खराब हुआ था और ना ही कोई बात बुरी लगी थी, बल्कि उसका मूड कुछ ज्यादा ही खुशगवार हो गया था। वो उठकर आईने में कितनी ही देर खुद को देखती रही और खुद कितनी ही बार सराह चुकी थी अपनी ज्वेलरी उतार कर। अभी वो बालों को पिनों से आज़ाद कर रही थी, इतने में रियान वापस आया था। वो पैर का दर्द तो भूल ही गई थी। रेयान उसे नज़रअंदाज करता बेड पर जाकर बैठ गया था, लेकिन गुलाब के फूलों की पत्तियां उसे डिस्टर्ब कर रही थी। सुनो। उसके पुकारने पर इसा का दिल जोर से धड़का था। जी। बिना पलटे उसने जवाब दिया था। ये फूल की पत्तियां बेडशीट से हटाओ। हुक्म देते वो सोफे पर जा बैठा था। अच्छा। बेदिली से जवाब देती वो बेडशीट से फूल की पत्तियां चुनने लगी थी। अगर इस तरह करती रही रही ना तो हो गई सुबह। उसका हाथ पकड़ते वो बेड से नीचे उतार चुका था। बेडशीट को एक झटके से खींचते वो उसे जमीन पर झाड़ने लगा। लो अब इसे सेट करूं। उसे फिर बेडशीट थमाते वो वहीं खड़ा रहा था। चारों नाचार उसे बेडशीट सेट करनी पड़ी थी। एक तो हैवी लहंगा, ऊपर से दुपट्टा वो उतार चुकी थी, तो डीप गला और पैर का दर्द उसकी अवसान खता किए हुई थी। जैसे तैसे बेडशीट सेट करने पर रैयान की हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए वाली नेचर पर खून खोल उठा था। ऐसे सेट करते हैं इसे, सख्त लहजे में कहता वो खुद ही सेट करने लगा था। इर्सा मौका गनीमत जानकर चेंज करने चली गई थी। वापस आई तो कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। नाइट लाइट की रोशनी में वो उसके मकरूर नैनो नक्कुश वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। वो चुपचाप बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेट गई, लेकिन न जाने क्या हुआ कि उठकर तकिया सोफे पर लेकर आई और फिर वो कब सोई उसे वो खुद भी नहीं जानती थी। सुबह उसकी आंख रैयान की आवाज पर खुली। उठो, दरवाजा नॉक हो रहा है। उसे जबरदस्ती उठाकर वो तकिया बेड पर फेंक कर फ्रेश होने चल दिया था। वो नींद से उठकर कुछ देर तक तो यूं ही बैठी रही थी। दरवाजा उसके उठने से पहले बजना बंद हो गया था। वो उठकर बेड पर जाकर सो गई थी। रैयान चेंज करके आया तो वो उसी बेड पर ब्लैंकेट में घुसी हुई सोई हुई मिली। वो अपना काम एक आवाज पर करवाने का आदी था और अब इरसा ने ये हरकत करके उसे तैश दिलाया था। उठो तुम। सख्ती से उठकर हाथ पकड़े वो उसे जगा चुका था।